नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की जो ना तो तलवारों से लड़ी गई, ना ही तोपों से। ये एक ऐसी क्रांति थी जो स्याही और कागज से शुरू हुई थी, और इसने हमारे सोचने, सीखने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। आज हमारे पास इंटरनेट है ना? जानकारी एक क्लिक पर मिल जाती है। पर सोचिए, इंटरनेट से पहले वो कौन सी चीज थी जो ज्ञान और तरक्की का सबसे शक्तिशाली इंजन थी? इसका जवाब छिपा है इतिहास के उन पन्नों में जहां छपाई की तकनीक ने जन्म लिया। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। देखिए, हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन चीन से, जहां वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। वहां से ये आइडिया जापान पहुंचा, फिर सिल्क रूट से होते हुए यूरोप पहुंचा, जहां इसने एक जबरदस्त क्रांति ला दी, और फिर देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैल गया। तो सबसे पहले चलते हैं पूर्वी एशिया। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। यहीं वो जमीन थी जहां प्रिंटिंग का बीज बोया गया, खासकर चीन, जापान और कोरिया में। अच्छा, तो सबसे पहली जो तकनीक थी उसे कहते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अब जरा सोच कर देखिए, हर एक पन्ने के लिए, हर एक अक्षर, हर एक तस्वीर को लकड़ी के एक टुकड़े पर हाथ से उकेरना पड़ता था। मतलब कितनी मेहनत, कितना सब्र और कितनी बारीकी का काम रहा होगा ये। और एक मजेदार बात बताऊं, इस तकनीक का असर किताबों के डिजाइन पर भी पड़ा। कागज इतना पतला होता था कि स्याही छपकर दूसरी तरफ निकल जाती थी, तो आप सिर्फ एक ही साइड पर प्रिंट कर सकते थे। इसी वजह से पन्नों को एक तरफ से सिलकर एक खास तरह की किताब बनाई जाती थी, जिसे कहते थे अकॉर्डियन बुक। ये एक अनोखे अंदाज में खुलती और बंद होती थी। पर सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू चीन में ही क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह थी वहां की विशाल ब्यूरोक्रेसी, मतलब उनका सरकारी तंत्र। सरकारी अफसरों की भर्ती के लिए सिविल सर्विस के एग्जाम होते थे, और उन एग्जाम्स के लिए चाहिए थी ढेरों किताबें। लेकिन धीरे धीरे प्रिंटिंग सिर्फ जरूरत नहीं रही, इसने शहरों में एक नई कल्चर को जन्म दिया। अब तो फिक्शनल कहानियां, कविताएं, नाटक और यहां तक कि अमीर घर की महिलाओं के पढ़ने के शौक के लिए भी किताबें छपने लगी थी। अच्छा, तो चीन से ये टेक्नोलॉजी बाहर कैसे निकली? ये काम किया बौद्ध मिशनरियों ने। वो अपने साथ डायमंड सूत्र जैसे पवित्र ग्रंथ लेकर जापान पहुंचे, और यही किताब आज जापान की सबसे पुरानी प्रिंटेड किताब मानी जाती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे धर्म और आस्था नई नई टेक्नोलॉजी को सीमाओं के पार ले जाते हैं। अब हमारी कहानी का कारवां सिल्क रूट से होते हुए यूरोप पहुंचता है, और यहां ये आइडिया एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचने वाला था। बात है साल 1295 की। मार्को पोलो, एक मशहूर इटालियन एक्सप्लोरर, चीन से वापस इटली लौटे। वो अपने साथ सिर्फ सिल्क और मसाले नहीं, बल्कि चीन की वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान भी लेकर आए, और बस यहीं से यूरोप में एक नई क्रांति की नींव पड़ गई। देखिए, उस वक्त यूरोप में किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। सोचिए, कितना धीमा, कितना महंगा और कितनी गलतियों से भरा काम था ये। एक एक किताब लिखने में महीनों, सालों लग जाते थे। इसीलिए किताबें थीं बहुत कम और सिर्फ अमीरों और मठों तक ही सीमित थीं। तो ये तो साफ था कि एक नए, एक बेहतर तरीके की सख्त जरूरत थी। और इसी जरूरत ने जन्म दिया एक हीरो को। नाम था योहानस गुटेनबर्ग। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जैतून का तेल निकालने वाली प्रेस की टेक्नोलॉजी को देखा, और उसी से आइडिया लेकर एक कमाल का आविष्कार कर डाला, मैकेनिकल मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। और यकीन मानिए, इस एक मशीन ने सब कुछ बदल दिया। तो गुटेनबर्ग की इस नई नवेली प्रेस पे छपने वाली पहली किताब कौन सी थी? गैस कीजिए। वो थी बाइबल। और ये फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। ये एक इशारा था कि आने वाले वक्त में प्रिंटिंग का धर्म पर कितना जबरदस्त असर होने वाला है। गुटेनबर्ग के इस आविष्कार के बाद प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं रह गई थी। नहीं, ये तो क्रांति का इंजन बन चुकी थी। एक ऐसा इंजन जिसने धर्म, राजनीति और समाज की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। 95 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन थीसिस की संख्या है जिन्हें 1517 में मार्टिन लूथर नाम के एक मॉन्क ने लिखकर चर्च के दरवाजे पर ठोक दिया था। और जानते हैं क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस की बदौलत उनके ये विचार कुछ ही हफ्तों में पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गए। मतलब जो एक छोटा मोटा स्थानीय विवाद हो सकता था, उसे प्रिंटिंग प्रेस ने एक पूरे महाद्वीप के आंदोलन में बदल दिया। लूथर ने भी होशियारी दिखाई। उन्होंने लैटिन में नहीं, बल्कि आम लोगों की जर्मन भाषा में लिखा, ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके और समझ सके। और इसी का नतीजा था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जिसने ईसाई धर्म को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। आगे चलकर
18वीं सदी में लुई सेबेस्टियन मर्सियर जैसे विचारकों ने तो यहां तक कह दिया कि प्रिंटिंग प्रेस तरक्की का सबसे शक्तिशाली इंजन है। उनका मानना था कि जब ज्ञान सबके पास होगा, जब हर कोई पढ़ लिख सकेगा, तो तानाशाही और अंधविश्वास अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो सोचिए, क्या होता है जब लाखों करोड़ों लोग पहली बार सत्ता को पढ़ सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, उस पर सवाल उठा सकते हैं? जवाब है क्रांति। फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं की नींव इन्हीं छपे हुए विचारों ने रखी थी, जिन्होंने लोगों को राजशाही के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी में। ये वो दौर था जब नई टेक्नोलॉजी ने प्रिंट को हर आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बना दिया था। इस दौर में ना पढ़ने का एक जुनून सा छा गया था, एक रीडिंग मेनिया। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स यानी जेब में आ जाने वाली सस्ती किताबें बिकने लगीं। फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू नाम की सस्ती किताबें छपने लगीं। यहां तक कि लाइब्रेरियां खुलने लगीं जिससे मजदूर वर्ग भी किताबें पढ़ सकता था। और हाँ, पहली बार बच्चों और महिलाओं को ध्यान में रखकर खास तौर पे किताबें छापी जा रही थी। और अब हमारा ये सफर पहुंचता है भारत। यहां प्रिंटिंग का सामना एक बहुत ही पुरानी और मजबूत परंपरा से हुआ। वो थी हाथ से लिखी पांडुलिपियों की परंपरा। देखिए, भारत में ज्ञान सदियों से ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों में सहेजा जा रहा था। लेकिन ये नाजुक थीं, महंगी थीं और बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही थीं। और फिर आईं छपी हुई किताबें, जो मजबूत थीं, सस्ती थीं और हर किसी तक पहुंच सकती थीं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। ज्ञान अब कुछ खास लोगों की जागीर नहीं रहा, बल्कि आम जनता के बीच बहस का मुद्दा बनने वाला था। और भारत के समाज सुधारकों ने इस नए हथियार का भरपूर इस्तेमाल किया। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी के जरिए पुरानी परंपराओं पर बहस छेड़ दी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखकर जाति व्यवस्था के अन्याय पर सीधा प्रहार किया। और बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। प्रिंट अब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का एक जबरदस्त औजार बन चुका था। अब जाहिर सी बात है, जब आवाज उठेगी तो सत्ता में बैठे लोग डरेंगे ही। ब्रिटिश सरकार को भी इस ताकत का अंदाजा हो गया था। इसीलिए 1878 में वो लेकर आए वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। इसका सीधा मकसद था देसी भाषाओं के अखबारों पर लगाम लगाना, उनकी आवाज को दबाना जो हुकूमत की आलोचना करते थे। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रिंट रेवोल्यूशन ने नए आइडियाज तो दिए, पर साथ ही नए झगड़े भी पैदा किए। इसने एक तरफ दुनिया को जोड़ा तो दूसरी तरफ बांटा भी। इसकी पूरी कहानी हमें हमारे आज के डिजिटल इन्फॉर्मेशन एज के बारे में क्या सिखाती है, जहां खबरें और गलत खबरें दोनों ही जंगल की आग की तरफ फैलती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर सोचना होगा।